नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ऋचा शर्मा है। मैं एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट हूँ। आज अपने इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी की, कि मेल इनफर्टिलिटी में क्या कारण है कि वो होती है। मेल इनफर्टिलिटी पहले एक ऐसा इशू था जिसके लिए लोग खुलकर सामने नहीं आते थे। लोगों को लगता था कि हम क्यों अपना प्रॉब्लम शेयर करें। एक वो कल्चरल टैबूस रहते थे, कहीं ना कहीं ईगो इश्यूज भी आ जाते थे, फैमिली इश्यूज आ जाते थे, लोग शेयर करना पसंद नहीं करते थे। बट ये एक अच्छी बात है कि जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं तो उन्हें एक अपनी जानकारी हो रही है कि मेरे अंदर क्या कमी है। देखिए, हम सब इंसान हैं, शरीर है, तो शरीर को प्रॉब्लम आ सकती है। एक चलती फिरती हुई चीज है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसमें कोई किसी का दोष नहीं होता। अपनी खामी को पहचानना इज नॉट ए वीकनेस, इट्स इम्पोर्टेंट टू नो एंड एक्ट ऑल्सो, बिकॉज नॉलेज होना और उस पर एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी है। सो वो नॉलेज सही दिशा से आए वो भी ज़रूरी है। तो मेल इनफर्टिलिटी में आ जाता है कि पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मेल फैक्टर में क्या आएगा। मेल फैक्टर में ऑब्वियसली शुक्राणु है, पर शुक्राणु को एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए। उसके लिए आपकी जनरल हेल्थ कैसी है, हम जनरल पहले टॉपिक्स पे बात करेंगे। लाइफस्टाइल कैसा है, मान लीजिए आप कैसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं, आप काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। तनाव आज की जनरेशन को भी हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हावी है उन पे। हम देखते हैं कि लोग काफ़ी कम एज के हैं पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। उन्हें काम का स्ट्रेस है, उन्हें कंपटीशन का स्ट्रेस है, उन्हें है कि मैं जल्दी ग्रो करूँ। वहाँ से पैरेलल फिर बच्चे प्लान करने का भी एक स्ट्रेस आ जाता है, फैमिली एंड पीयर प्रेशर। तो स्ट्रेस भी एक कारण होता है जो आपकी फर्टिलिटी में बाधा करता है। अब ये कैसे करता है फर्दर डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा आ जाता है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप क्या काम करते हैं। एक टर्म होती है अर्गोनॉमिक्स। अर्गोनॉमिक्स होता है कि आपका वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, आप कैसे बैठते हैं, किस तरह से आप काम का आपका पोस्चर है, ये सब फैक्टर्स हैं। एंड आप कैसे काम करते हैं, क्या आप कंटिन्यूटी में एट स्ट्रेच काम करते हैं या फिर ब्रेक्स लेके करते हैं। देखिए, शरीर क्या है, शरीर एक इलास्टिक की तरह है, एक रबर की तरह है। आप उसे जितना खींचोगे तो उसकी एक स्ट्रेंथ रहेगी, उसके बाद क्या होगा, इट ब्रेक्स डाउन। ओके, सो हमारा जो शरीर है वो एक फिजिकल बॉडी भी है एंड वो एक मेंटल बॉडी भी है। तो अगर हमारा फिजिकल बॉडी हेल्दी नहीं है, हम तनाव में हैं एंड हमारा माइंड भी स्ट्रेस में है, तो कहीं ना कहीं इट अफेक्ट्स द फर्टिलिटी। फिर दूसरा है कि जैसे मान लीजिए आजकल लाइफस्टाइल हेक्टिक है, तो लोग अल्कोहल का सहारा लेते हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं और भी कोई चीज़ों का सेवन करते हैं। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं दे आर नॉट गुड फॉर द स्पर्म्स, बिकॉज अल्टीमेटली मेल फैक्टर में जनरल हेल्थ या इनडायरेक्ट हेल्थ या कोई डिजीज है उसका इफेक्ट पड़ता है स्पर्म्स के ऊपर। फिर उसके बाद आ जाता है कि आपका बॉडी वेट कितना है। मान लीजिए अगर आपका वजन ज़्यादा है या एक्सट्रीम में कम है, तो ये दोनों फैक्टर्स ही आपकी फर्टिलिटी के लिए अच्छे नहीं साबित होते। अब मेन आ जाता है कि स्पर्म प्रोडक्शन कैसे होती है। स्पर्म प्रोडक्शन के लिए कुछ शरीर में ऊपर वाले ने सिस्टम बनाया है, जैसे फीमेल में बनाया है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, दे कंट्रोल द टेस्टिस। टेस्टिस क्या है, उसमें स्पर्म प्रोडक्शन होता है, वो ऑर्गन होता है। सो टेस्टिस का लोकेशन इस तरह से ऊपर वाले ने बनाया है कि उसके इर्द गिर्द कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं जिसे हम पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सस कहते हैं। सो जो ब्लड वेसल्स है उसमें वो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं जिससे स्पर्म प्रोडक्शन हो। मान लीजिए आपका कंटिन्यूस वर्किंग आवर्स है या आप इस तरह का कोई केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई आपको रेज का एक्सपोजर है, तो वो एक हार्म करता है। टेम्परेचर कैन राइज एंड स्पर्म प्रोडक्शन कैन बी अफेक्टेड। अब शुक्राणु में क्या क्या दिक्कत आ सकती है, उनके नंबर की समस्या आ सकती है, दैट इज द काउंट ऑफ द स्पर्म्स। फिर उनकी गति, मोटिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है। फिर मॉर्फोलॉजी में, स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ सकती है। अब स्पर्म प्रोडक्शन क्यों नहीं होगी, क्या कारण हो सकते हैं। एक तो जनरल फैक्टर्स हो गए, दूसरा है कि हो सकता है कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो शरीर में, या कोई इन्फेक्शन है, कोई इन्फ्लेमेशन है। अब जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, अक्सर हम उन्हें पूछते हैं कि बचपन में कोई आपकी ऐसी हिस्ट्री तो नहीं है कि आप ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई क्रिकेट या कोई ऐसी एग्रेसिव कोई एक्टिविटी, कोई ऐसा गेम्स खेलते थे कि आपको डायरेक्ट ट्रॉमा हुआ लोकल रीजन पे। वो एक इंजरी होती है जो हो सकता है बच्चे को भी याद ना हो, या वो पेरेंट्स से पूछते हैं, वो उनके साथ शेयर करें। फिर एक इन्फ्लेमेशन, एक इन्फेक्शन होता है, वो होता है आपकी जो ईयर लोब्स है, ईयर्स हैं, उनके पास एक ग्लैंड होता है, पैरोटिड ग्लैंड। वहाँ पे एक सूजन हो जाती है जिसे पेरोटाइटिस कहते हैं।
और आम भाषा में उसे जैसे मम्प्स है या ऐसा कन पेड़े हैं, एज पर रीजन डिफरेंट इन्फ्लेमेशन होती है, वो भी एक कारण होता है जिससे स्पर्म प्रोडक्शन इफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा है जेनेटिक कारण हो सकते हैं। फिर दूसरा आ जाता है कि कोई सर्जिकल कारण हो सकते हैं जिसमें स्पर्म प्रोडक्शन तो हो रहा है बट वो आगे स्पर्म्स रिलीज नहीं हो रहे हैं, देयर मे बी सम ऑब्स्ट्रक्शन। ये कंडीशंस को जिनमें स्पर्म जनरेट तो हो रहे हैं बट रिलीज नहीं हो रहे हैं, दिस कंडीशंस आर कॉल्ड एज एजोस्पर्मिया। सो बेस्ड ऑन द रीजन व्हाट इज द अंडरलाइंग फैक्टर दैट कॉजेज हैव टू बी रूल्ड आउट, एंड उसके आधार पे फिर उसे फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाता है, एंड जहाँ रिक्वायर्ड हो हम यूरोलॉजिस्ट की भी हेल्प लेते हैं बिकॉज इट्स ए मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। कुछ चीज़ों में मेडिसिन का रोल मे भी हो सकता है बट जनरली मेल इनफर्टिलिटी में देयर इज नॉट मच रोल। सो सिर्फ मेडिसिन के भरोसे उसे डिले करना इट्स नॉट ए राइट डिसीजन। बेटर अपनी सिचुएशन को पहचानिए, अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए, पूरी सिचुएशन को क्लैरिटी के बाद ही आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए ताकि आपका समय नष्ट ना हो। हमारा ये वीडियो हम उम्मीद करते हैं जिनको रिक्वायरमेंट है उनके लिए लाभदायक होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।